हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी द्वारा जो जारी की गई है सूचना, उसमें बताया गया है कि 15 नवंबर को जो है प्री लिया जाएगा बीपीएससी का। 15 नवंबर डेट दिया गया है और मोस्ट प्रोबेबली ये होगा ही, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। और मार्च में बोला गया है कि मेंस का एग्जामिनेशन होगा, मेन का पेपर होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इसमें सीटें हैं, ये बहुत ज्यादा हैं। 1500 प्लस सीटें की बात की जा रही है। जो सीट्स हैं इसमें 1500 प्लस, ये बहुत बड़ा सीट है। मतलब अभी तक से इतना ज्यादा बीपीएससी ने नहीं लाया था। इसलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो एकदम 100% इसमें लग जाइए और अपना सब कुछ भूल के बस आप एग्जाम याद रखिए कि हमको निकालना है, बस इतना ही याद रखिए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि एसडीएम जो सब कोई का सपना होता है, एसडीएम के पद जो हैं 200 हैं और डीएसपी जो है आपका लगभग 140 प्लस ही होगा। फिर आरडीओ है, आरडीओ के भी पद हैं इसमें, आरओ हैं। तो आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे पद हैं इसमें, जो कि सब कोई जो भी तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज का, उनका सपना होता है कि पावर हो और हम जो है आम लोगों से जो है उनकी समस्याओं को समझ सकें और उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने है जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो इसमें मैं आज यही बताऊंगी कि आप जो हैं किस तरह से बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाएं अपना। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो बता रहे हैं स्ट्रेटेजी ये हो, स्ट्रेटेजी वो हो, किताबें ये है, किताबें वो है, लेकिन आपको पता है कि सिलेक्शन जो लेने वाले होते हैं वो बिल्कुल ही अलग करते हैं और अलग करके ही वो सेलेक्ट होते हैं। क्योंकि भीड़ में गुम हो जाता है आदमी, लेकिन जब खुद करता है तो उसको समझ में आता है कि हम कैसे कर रहे हैं। इसीलिए मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से कि भीड़ मत बनिए, अपना खुद बनाइए कि कैसे करना है हमको और आप कीजिए। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो है आप एक बेहतर प्लानिंग के साथ एग्जाम को एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। प्री क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप देखेंगे कि प्रीलिमिनरी इसका तो एग्जामिनेशन का कोई नंबर जुटता नहीं है, मार्क्स जो है इसके जुटते नहीं है, आपके कहीं भी नहीं जुटते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये दरवाजा देता है। आप अगर इससे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, स्क्रीनिंग है ये, जो कि सीरियस बच्चे नहीं है उनको जो है एग्जामिनेशन से कैसे बाहर किया जाए। क्योंकि अगर मेन में डायरेक्ट आ जाएंगे तो फिर मेन की कॉपियां जो है बहुत चेक करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है सीरियस बच्चे जो सच में तैयारी कर रहे हैं वो जो है इसमें सेलेक्ट हों और जो है वो मेन लिखें। तो एक तरह से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, इसलिए क्योंकि आप जो कितनी भी अच्छी मेंस की तैयारी हो तो आप नहीं इसमें सेलेक्ट होंगे तो फिर नहीं आपका फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होगा। और दूसरी चीज देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मेंस में मार्क्स जुटता है, नहीं जुटता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि प्री बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय में, क्योंकि 2 महीने मतलब 70 दिन बचे हैं आपके। तो अभी जो है आपकी पूरी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? प्री फोकस्ड होनी चाहिए। आपने जितनी पढ़ाई की है, जो भी पढ़ाई की है, अब जो है फोकस हो जाना चाहिए आपको प्रीलिमिनरी पर। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अपियर होंगे और मोस्ट प्रोबेबली जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग भी इसमें अपियर होते हैं, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी हैं, फ्रेशर भी हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी खुद की होती है। स्ट्रेटेजी आपको कोई है जो बना के नहीं दे सकता है कि क्या आप कैसे करें, ये आपकी अपनी होती है। और हर व्यक्ति की जो है अपनी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की अलग है, दूसरे मतलब सबकी एक समान है। आप देखेंगे सेलेक्ट होने वाले लोग से मिलेंगे तो जैसे उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। तो जैसे मैंने पढ़ा था, जिस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ, उसको आप एक तरह से देख सकते हैं कि क्यों सिलेक्शन होता है। तो आप इसको बहुत ज्यादा समझ सकते हैं कि अच्छा सिलेक्शन लेने के लिए हमको क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखिए स्ट्रेटेजी में, देखिए सबसे जरूरी जो है आपकी कि क्वेश्चंस, आपको सबको पता होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे 150 है। इसमें जो है पिछली बार जो सिलेक्शन हुआ है, मतलब 69th में जो मार्क्स गए हैं कट ऑफ, वो 91 पॉइंट कुछ गए हैं। जो जनरल के हम बता रहे हैं 91.6 मान लीजिए, ये जो है इतने मार्क्स गए 150 में। तो आपको ये समझना है कि 150 में जो है आपके क्वेश्चन जो हैं वो जो आपके हैं, आपको कितना सॉल्व करना है, मतलब 100 के रेंज में आपको हमेशा रहना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, तो
तो एक ये बना लीजिए कि हमको जो है 50 क्वेश्चन जो हैं वो जरूरी नहीं है जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली है कि पहली बात तो ये कीजिए कि जो क्वेश्चंस सही हो सकते हैं, सही होने वाले मतलब जो सबके सही होते हैं, कुछ ऐसे आसान से क्वेश्चन होते हैं जो सब कोई सही करता है, तो उसको आप गलत मत कीजिए। अगर उसमें गलती हो रही है, गलत नहीं करना है। वैसे क्वेश्चन अब पूछा जाए कि संविधान में जो है किस आर्टिकल में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। अब ये क्वेश्चन जो है इतना नॉर्मल क्वेश्चन है कि कोई भी गलत नहीं करेगा। फिर पूछा जाए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो है आपके बिहार की जो है कौन यहाँ पे मुखर नेता थे। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गलत करेंगे, और जो गलत करेंगे इस तरह के क्वेश्चन वो कंपटीशन से बाहर हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो सबके सही होते हैं, इस आसान क्वेश्चन को, आसान जो होता है उसको आप उस पर 100% अपना कमांड कीजिए। जो फैक्चुअल है, जो आपको पता है कि 100% सही कर सकते हैं, उसको आप 100% कीजिए। ये आपका है। और दूसरा चीज ये करना है कि जो किसी से सही नहीं होता है, जो कोई सही नहीं करता है, अब ये हम इसके पीछे ना पड़े। मतलब जो हम 50 क्वेश्चन है, 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि नहीं कोई सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसमें हमको प्री में ना टॉप करना है और ना ही हमको प्री में नंबर ज्यादा लाके वहां पे कहीं जाके हमारा जो फाइनल स्कोर में वो जुड़ने वाला है। तो उस पर अपना जो है ध्यान ना दें। वो क्वेश्चन को आप हमेशा ऐसा ना सोचें कि वो क्यों नहीं हो रहा। क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी को खत्म कर देते हैं उसी में कि हमसे वो क्यों नहीं हो रहा है। वो किसी से नहीं हो रहा है तो हमसे भी नहीं होगा। तो इसलिए ये 2-3 चीजों को आप जो है ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन के तैयारी के दौरान। और ये सबसे बड़ा जो है आपके सिलेक्शन में जो क्या भूमिका होगी इसकी, यही पे डिपेंड करता है। जो आसान है उसको कभी गलत ना करें, और जो टफ है उसको आप कभी भी उस पर अपना एनर्जी बर्बाद ना करें। तो अब देखते हैं कि 150 क्वेश्चंस में जो है आप जो है कैसे पढ़ाई करें, क्या क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। सबसे पहली बात मैं आपको कहूंगी कि जो बिहार बजट है, बिहार बजट आप देखेंगे ये आपका 2024-25, ये आप देखेंगे वेबसाइट पर है। ये आप इसको निकाल लेंगे वेबसाइट से, ये आपको फ्री में उपलब्ध है। और ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं एकदम वहां से हूबहू पूछे जाते हैं। तो आप इसको वेबसाइट पर देख लीजिएगा। ये 94 पेज का है, तो आपको 94 पेज नहीं पढ़ना है। 94 में से मात्र आपका जो 30 पेज है देख लीजिएगा, उसमें डेटा वेटा वाला छोड़ देना है। 30 पेजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा लाइन बाय लाइन। और ये जो है 10 से 15 क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये बजट। और कभी भी इसका वन लाइनर मत खोज के लाइएगा कि कोई भी हमको समरी दे दे। उसको देखिएगा, उसको अपने वर्ड्स में आप कोशिश कीजिएगा। 1 दिन का काम है, 2 से 3 घंटे में आप उसको जो है अपने वर्ड्स में तैयार कर लेंगे। तो इसको एक आप जरूर ले लीजिए, बिहार बजट का जो है आप उसको देख लीजिए। इसमें आपके जो क्वेश्चन कहाँ से, तो देखिए जो आपके क्वेश्चन आते हैं बिहार से उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर जो आपके करंट योजनाएं हैं, जो योजनाएं बिहार सरकार की हैं, वो मिल जाएगा यहाँ से। फिर आपका क्या मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके बिहार के जो इन्वायरमेंट है। आपको पता है कि हरित बजट नाम दिया गया है, जो बिहार का बजट है उसको हरित बजट नाम दिया गया है। और बिहार 2020-21 से पहला राज्य है 2021 में जिसने कि हरित बजट शुरू किया था। तो आप देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हरित बजट का जब बात करते हैं तो उसमें जलवायु का, उसके बाद क्या है आपका योजनाएं हो जाएंगी। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा वहां पे। तो ये बहुत सारे सेक्शन को आपको कवर करेगा, तो आप इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जगह से इसको बहुत अच्छे से आराम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये ऑथेंटिक बहुत होगा। आप जो सोचते हैं कि हमारा सही है या गलत है, मतलब कौन से मैगजीन में क्या दिया है, चूंकि ये बिहार सरकार की है, जो भी सरकारी चीजें होती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं, इसलिए आप उस पर 100% रिलाई करें और इसको ही आप प्रिफर करें। यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका बिहार बजट। दूसरा सेक्शन देखते हैं कि बिहार का जो आता है आपका, बिहार में 2-3 पोर्शन से आपको हर जगह जुड़ा रहता है, तो बिहार से सारा चीज ज्यादातर वहां से क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब हिस्टोरिकल और जो आर्ट होता है, हिस्ट्री और आर्ट जो होता है बिहार का, तो
आप किसी का नोट्स मत लीजिए। मतलब हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना कि एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो कि लगता है बहुत आसान है, लेकिन वो बाद में सबसे कठिन साबित होता है, क्योंकि वो हमारा सिलेक्शन तो नहीं होने देता है। तो हमने पढ़ा था बिहार का जो है इम्तियाज अहमद की किताब है, ये आप देख लीजिएगा, बिहार एक परिचय। इसमें सब पढ़ने वाला नहीं है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। जब आपने पढ़ा होगा एक बार तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे, नहीं तो जरूर इसको देख लीजिएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको एक बार आप देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, जहां से क्वेश्चन, उतनी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपके बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि अपने शब्द में इसको जो है, जो इम्पोर्टेंट है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर तो आप देखेंगे ही, तो उसको अपने इम्पोर्टेंट अपने शब्द में जो है इसको लिख लें, क्योंकि बाद में आप किताब तो दोहराएंगे नहीं, कोई भी बुक्स को आप नहीं दोहराने जा रहे हैं। तो इसको जो है आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहीं से किया था इसलिए हम आपको बता रहे हैं। फिर आप आते हैं, एक आता है आपका इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखिए, एक तो इंडियन इकोनॉमी पूछा जाता है और दूसरा जो है आपका बिहार से पूछा जाता है। इसमें क्या है, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जो आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और प्लस क्या होते हैं, कुछ जो है आपके फैक्चुअल भी होते हैं। तो मैंने आपको बोला था बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फैक्चुअल भी देखेंगे आप, डेटा वेटा से जो क्वेश्चन है सारा आपका बजट से यहाँ से कवर हो जाएगा। और जो बिहार का जो सेक्शन है इकोनॉमी वाला, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे बजट से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब रही इंडियन इकोनॉमी की बात, तो इसमें तो आपको देखिए कि एक जो है बेसिक जो है, जो कॉन्सेप्ट वाला जो है बेसिक, तो आपको मैंने बोला था कि एनसीईआरटी पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को पढ़ते ही होंगे। तो 9, 10 और 11 की एक किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो बस यही 3 किताबें और बहुत पतली पतली किताबें हैं, उसका नोट्स बना लिया होगा, उसको कॉन्सेप्ट के तरीके से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आप कहीं से और देख सकते हैं, तो आप लोग लूसेंट पढ़ते हैं मुझे पता है, तो लूसेंट से देख लीजिएगा एक बार, जब पढ़िएगा तो उसको एक बार मिलाते हुए देख लीजिएगा। और एक है जो करंट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है आपको। इसमें जो है ना आप समरी ले लीजिएगा, किसका, मार्केट में मिलेगा आपको समरी, ये जो है आपका इसको कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे हर साल निकलती है भारत सरकार की, तो ये समरी ले लीजिएगा और उसमें से जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन को बस आपको देख लेना है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। कि जैसे कहते हैं कि आपका हमारा भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय कितना है, कब तक भारत का क्या जो है, अभी तक से सर्वे में बताया जाता है कि भारत का क्या भविष्य है, किस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, जैसे बाहर से जो FDI है हमारे यहाँ कितना आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे देखेंगे आपको मिल जाएगा। रोजगार के लिए, बेरोजगार के लिए, तो ये पूरा चीज आप जो देखेंगे वो देख लीजिएगा। और अगर आपने इंडिया ईयर बुक पढ़ा होगा तो उसमें भी कुछ चैप्टर हैं जो इसमें शामिल कर सकते हैं आप, जब इंडियन इकोनॉमी करेंगे आप। तो इकोनॉमी का चैप्टर थोड़ा सा टफ है इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ साथ आपके जो है फैक्ट्स भी, यहाँ पे डेटा भी आते हैं, तो डेटा को भी आप देखिएगा, डेटा को आप देख लीजिएगा वहां से। जो मैंने कहा बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट से आपको बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे और इस तरह से जो है बेसिक और डेटा के साथ इकोनॉमी को आप कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे तो लूसेंट की सहायता ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में आप चूंकि दोहरा नहीं पाएंगे किसी भी चीज को, तो जब आप पढ़ते रहते हैं तो आप सच में लिखते जाइए, पढ़ते समय ही आप उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि बाद में आप इतनी सारी किताबों को दोहराएंगे नहीं। तो इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक आपके पास बन जाएगा और बार बार उसको रिवीजन कीजिए। उसके बाद है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बहुत सारा देखा मैंने कि फिजिकल ज्योग्राफी भी क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के जो होते हैं ये मैप से क्वेश्चन होते हैं। मैप से आप देखेंगे, एटलस रखिए आप अपने पास, जो भी न्यूज में रहा है स्थान, ये प्लेस जो रहा है जितने भी, जैसे तिस्ता है, जैसे मान लीजिए केरल में बाढ़ आई तो कौन सी नदी थी, उसके बाद मान लीजिए बहुत सारे जगह अभी जो आपदा आ रही है, तो इस तरह के जो प्लेसेस हैं या फिर इंटरनेशनल कोई प्लेस है, तो इसको आप जो है न्यूज से मिला के एक बार एटलस से देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए। पूरे साल भर का जो प्लेस है जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है उसको एक बार आप देख लीजिए। और खास करके देखिए जैसे मणिपुर है, अब मणिपुर बहुत ज्यादा भारत में हिंसाग्रस्त रहा है, तो इसका आप देख लीजिए कि बॉर्डर किससे किससे मिलता है, इंडिया के स्टेट से किससे मिलता है और बाहर का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर मिलता है, कोई
जो नदी है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीजें जो है उस प्लेस का आप सारा चीज कर लीजिए एक बार। ज्योग्राफी को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। फिर इसका एनसीईआरटी का जो है इंडियन ज्योग्राफी, ये जो है आपका 11th क्लास की, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज डिट्टो पूछा हुआ है, मैंने देखा है। तो मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, इसका नोट्स भी बनाया होगा, तो इसको एक बार रिवीजन कीजिए बढ़िया से। नहीं किया है तो एक बार जरूर इसको देखिए। इसके फर्स्ट चैप्टर से इवन क्वेश्चन, जो फर्स्ट है स्पेस रिलेशन, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप एक बार इसको तो जरूर देख लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया, जैसे बांग्लादेश बहुत न्यूज में था, उसको पढ़ लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इंडिया के क्वेश्चन होंगे। इसमें किसके होंगे? इंडिया का होगा, मैप का होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन होंगे और बिहार के होंगे। तो आप बिहार का ज्योग्राफी का देखेंगे ना, तो फिर आप अगर बजट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि नदी वदी सबके बारे में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक बार आप कोशिश कीजिए उसको पढ़ने की, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के सवाल वहां से मिल जाएंगे जवाब। अब देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका। पॉलिटी में आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता है इसको, तो मुझे विश्वास है आप लोग पढ़े ही होंगे। लक्ष्मीकांत का आपने नोट्स भी बनाया ही होगा। तो इसमें अब जो है पूरी की पूरी मोटी किताब है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने नोट्स बनाया था उसी को रिवीजन कीजिए। और क्या कीजिए, देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान का निर्माण, आप अगर पिछली बार इसको देखेंगे ना, तो यहाँ से कितने दिन में इसका निर्माण हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये जो है कितनी समितियां थी, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया, ढेर सारे क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ वो संविधान निर्माण के खंड से ही आता है। भारत का 75% जो है वो किस एक्ट से लिया गया है। तो ये सब चीज आप देखेंगे कि कहाँ से है, ये पूरा संविधान निर्माण के खंड से आता है। तो उसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अनुसूचियां, जितनी अनुसूचियां हैं, मतलब लिस्ट संविधान में है ना, जो एक तो स्टेट लिस्ट है, मतलब जो आपका सेंटर का है, फिर स्टेट का है, फिर कंकरेंट लिस्ट है, जो समवर्ती सूची है। तो उसको आप देख लीजिए कितनी अनुसूचियां हैं हमारे यहाँ और कहाँ कहाँ जो है। ये आपका हो गया अनुसूचियां जो 12 है हमारे यहाँ। फिर कंकरेंट मतलब लिस्ट हो गया, जिसमें कि आपका सेंटर का हो गया, स्टेट का हो गया और कंकरेंट लिस्ट हो गया। तो अनुसूचियों को देख लीजिएगा कहाँ कहाँ, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ये सब गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं है। फिर सेंटर और स्टेट, अब देखिए कंकरेंट लिस्ट में जैसे कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल जो न्यूज में रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे मैरिज एवं जो डिवोर्स है किसमें है, एजुकेशन जो है किसमें है। तो कंकरेंट लिस्ट का वो पार्ट, क्योंकि यहाँ पे सेंटर और स्टेट का हमेशा टसन होते रहता है, तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर देखिए संविधान में जो टाइटल्स है, जितना पार्ट है संविधान का, कितना भाग है, 22 भाग है। तो उसमें से देख लीजिएगा कि पर भाग में कितना टाइटल्स को आप जरूर देख लीजिएगा। आप एक जगह इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, उससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे डीपीएसपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी कर लीजिएगा आप। उसके बाद फंडामेंटल राइट, ये सब कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो हमेशा न्यूज में रहते हैं और नहीं भी रहते हैं, तो ये आपको जरूर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो देखिएगा बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट एक जो सेक्शन है पंचायती राज, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि इससे क्वेश्चन नहीं रहता है। तो इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखेंगे ना, तो ये सब कुछ ऐसे जगह हैं जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैक्सिमम जब क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस जो है मैक्सिमम हो जाएंगे। ये आप देख लीजिएगा। और जो करंट, अब इसका पार्ट जो है, अब इसका करंट पार्ट भी है, जो कि आप देखेंगे जब करंट पढ़ेंगे तो जो पूरे साल भर जो इसका न्यूज में रहा है, कोई ऐसा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन दिया है, या फिर सेंटर स्टेट में ऐसा कोई रिलेशन रहा जिसके कारण जो है गवर्नर का कुछ ऐसा मुद्दा रहा, इस तरह के जो क्वेश्चंस है यहाँ से आपके बहुत ज्यादा पॉलिटी में जो है। क्योंकि ये पॉलिटी डायनेमिक वाला जो पार्ट है वो कहाँ से जुड़ता है आपका, ये करंट से जुड़ता है। तो ये सब चीज आपका देख लीजिएगा जो न्यूज से इसको जोड़ के कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया पॉलिटी का। अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री एकदम स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें कोई डायनेमिक नहीं है कि ये बदलेगा। तो हिस्ट्री का आप लोग जो है पढ़े होंगे स्पेक्ट्रम ठीक बुक है, इसको पढ़ लीजिएगा। स्पेक्ट्रम है आपका, उसके बाद प्लस जो है आपका लूसेंट है, जो भी आपको सही लगे पढ़ लीजिएगा। कहानी की तरह पढ़ते हैं तो चीजें जल्दी अच्छे से याद रहती है। अगर फैक्ट पढ़ते हैं तो चीजें बहुत जल्दी हम रिपीट नहीं, मतलब भूल जाते हैं। तो कहानी की तरह उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और इस तरह से उसको पढ़िएगा। खास करके इसमें देखिएगा खंड जो है स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये वाला आप देख लीजिएगा, उसमें बिहार वाला भी पोर्शन मिलता है।
फिर एंशियंट में अगर आप देखेंगे तो आपका देखेंगे कि बौद्ध है, बौद्ध धर्म से बहुत पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपका जैन से पूछा जाएगा। मतलब कुछ ऐसे घटनाएं हिस्ट्री में जिसने पूरे इतिहास को बदल के रख दिया, या फिर उसने एक ऐसा किया पूरी सोसाइटी में परिवर्तन लाया, तो कुछ उस तरह के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट या फिर कुछ इस तरह के कल्चरल एस्पेक्ट जो है हिस्ट्री से आप देखेंगे ज़्यादा महत्वपूर्ण वहां से क्वेश्चन बनते हैं और वही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं कि कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये देखिएगा, हिस्ट्री जब आप कहानी की तरह देखेंगे तो आपको लगेगा कि जब हम एंशियंट में आते हैं तो मान लीजिए हड़प्पा की सभ्यता है। हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय जो है एक नगरीय सभ्यता, उतना प्लान्ड सिटी जो है कहाँ से डेवलप हुआ, एक बड़ी बात है, तो वहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। फिर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जब हुआ तो कैसे लोग एक जगह रहना शुरू किए। फिर उसी तरह से आते हैं मौर्य काल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था क्योंकि मौर्य में जो है कैसे एक भारत एक रूप में आया, जो कि पॉलिटिकल एक फॉर्म हुआ भारत का, कहाँ से हुआ ये देख लीजिए। बौद्ध धर्म है, जैन है, इसने क्या किया, कैसे समाज के जो समाज में जो जिस तरह की चीजें चल रही थी, इतना ज्यादा समाज जो है बिल्कुल गिरता जा रहा था, उसमें कैसे बौद्ध धर्म ने एक जो है किस तरह से वहां पे भूमिका निभाई और कैसे वो लेके आया समाज के ऊपर। तो इस तरह से कहानी की तरह आप उसको देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो है वहां से सॉल्व हो जाएंगे और अच्छा भी लगेगा आपको पढ़ने में। तो इसको बार बार दोहराइए, ये स्टैटिक है, कहीं से भी आपने पढ़ा हो। लूसेंट, चूंकि ये लूसेंट मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि लूसेंट जो है ना ये सिर्फ फैक्चुअल दिया होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करती थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप मत पढ़िए, बट कहानी की तरह उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसके आते हैं आप साइंस पे। इसमें भी 2 पार्ट है आपका। एक तो आपका बेसिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है आपका। तो ये जो है आपका बेसिक पॉइंट ये है। मुझे लगता है कि इसमें लूसेंट ठीक है, आप लोग अगर पढ़ते हैं तो, नहीं तो अगर देर से पहले से पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो समझ में भी आई होंगी चीजें, लेकिन अब जो है एनसीईआरटी से आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी किताबें हो जाएंगी। तो अगर आपने समझ लिया एक बार तो लूसेंट से देख लीजिएगा, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा उसको, जो आपका जो सेक्शन जो लगे कि आपको जो याद है वो तो हमेशा याद रहेगा, जो लगे कि थोड़ा कठिन लग रहा है उसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, इसको जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को मिलाने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका जो है बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं रहता। लेकिन जो इसका साइंस टेक वाला पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था जीपीटी का जो है फुल फॉर्म बताइए। तो ये क्या है, डे टू डे आप लोग दिन रात मतलब हमेशा यूट्यूब देखते हैं या फिर फेसबुक पे रहते हैं, तो बहुत सारी इससे चीजें आपके आती रहती हैं। तो ये एक ऐसा चीज है जो कि आप अगल बगल से भी सीख सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। पूरे साल भर जो भी इम्पोर्टेंट घटना घटी है साइंस के क्षेत्र में, खास करके ऐसा जिसने कि कुछ मतलब कुछ अलग सा किया है साइंस टेक, तो इसको आप जरूर देखिएगा। जैसे इस बार क्या किया गया, नेशनल जो आपका स्पेस डे मनाने का कहा गया है, तो नेशनल स्पेस डे क्यों मनाया जा रहा है, नेशनल स्पेस डे इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर उससे संबंधित आपका फिर इसरो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसरो को देख लीजिएगा उसका बेसिक वाला। फिर इसी तरह से जो आपका है करंट में जितना भी चीज है आप उसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा उससे, एआई से संबंधित, क्योंकि एआई एक ऐसा हथियार हो गया है आज के डेट में कि आप देखिए कहा जा रहा है कि सारी बेरोजगारी मतलब हो जाएगी और सारे जो है एक तरह से जॉब पे जो है संकट आ रहा है। तो एआई का क्या महत्वपूर्ण है, उसमें क्या क्या हुआ है डेवलपमेंट, ये सब आप एक बार देखिएगा साइंस एंड टेक में। उसके बाद देखिए आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। क्यों, ये पूरी तरह से डायनेमिक है, ये पिछले साल से आपका कोई काम नहीं आएगा। इसको अलग से मैं बताऊंगी कि क्या क्या करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। पूरे 1 साल का तो रहता ही है, 1 ईयर। ये जैसे आपका 15 नवंबर को एग्जाम हो रहा है तो आपको लगभग जो है ये सितंबर लास्ट तक का तो देखना ही पड़ेगा। सितंबर अंतिम लास्ट तक का हम लोग देख ही लेते हैं तो ठीक रहता है। तो ये जो है आपका इतना जो है सितंबर से सितंबर तक का 1 साल का आप लेके चलिए करंट अफेयर्स का। ना महत्वपूर्ण सेगमेंट है कि ये हिस्ट्री को छोड़ के बाकी सारे सेक्शन से ये जुड़ता है। आप देखेंगे इकोनॉमी से जुड़ता है, पॉलिटी से जुड़ता है, ज्योग्राफी से जुड़ता है, ये सब जगह से जुड़ता है। तो इसको बहुत अच्छे से कीजिए। अच्छा तो ये होता है कि साल भर हमने पेपर पढ़ा है और उसको नोट डाउन करते गए हैं, तो लास्ट में आपको रिवीजन में उसको जो है बहुत सुविधा मिलती है। लेकिन अगर आपने नहीं भी किया है, कर लिया है, तब तो द बेस्ट है। लेकिन अगर आपने नहीं भी किया है तो कोई अच्छी सी मैगजीन लीजिए जो आपको पढ़ने में सुविधा दे। जैसे पीडी हो गया, उसका साल भर का आ जाता है, या फिर विजन का आ जाता है, कोई है विजन का भी आता है शायद, कोई घटना चक्र पढ़ते हैं। लेकिन कोई एक लीजिए
और बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए बुक। ऐसे नहीं कि कोई भी गलती दे दिया गया, कुछ भी दे दिया गया तो हम उसको पढ़ लें। तो ये जो है आपका ऑथेंटिक हो और जो है पूरे साल को उसने कवर किया हो और बहुत अच्छे से उसको दिया गया। लेकिन वो बुक हो जाती है मोटी, तो आप उस बुक को क्या करेंगे, वो बुक को पूरा नहीं कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आप दोहराएंगे नहीं। जो आपको याद है वो तो याद ही है, जो आपको नहीं याद है, जो नहीं याद है उसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे पढ़ते जाइए तो एक डायरी में नोट डाउन करते, क्योंकि करंट अफेयर्स है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा आपको वो सेक्शन है कि तो कॉन्सेप्ट बनाना है। तो इसको नोट डाउन करते जाइए अपने डायरी में जो नहीं आता है, और उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, तब जाके वो। और लास्ट में जो है, क्योंकि जब एग्जाम के एक सप्ताह बचता है तो फिर आप उतनी सारी किताबों को नहीं देख सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, उसको लास्ट में जो है दोहराने के लिए वो काम आता है। तो उसको नोट डाउन करते जाइए, ये सबसे अच्छा तरीका है। जो भी आपको लगे सही वो ले लीजिए। तो ये तो हो गया कि ओवरऑल आपका जो है एक किस तरह से अभी से आप प्रिपेयर करें। मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन होता है, मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर अभी तक से क्वेश्चन पेपर देखा, तभी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, नहीं तो फिर एग्जामिनेशन आप नहीं दे पाएंगे। अगर नहीं किया होगा तो क्वेश्चन तो देखा ही होगा एटलीस्ट। तो मेंटल एबिलिटी में देखेंगे 10 क्वेश्चन रहते हैं इससे। अब जिनका मैथ है वो तो मैथ वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जिनका नहीं है, मतलब है उनको भी दिक्कत आती है लेकिन फिर भी कर लेते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से बहुत फायदा नहीं है। आप रीजनिंग वाला जो इसका जो ये पार्ट होता है ना, रीजनिंग वाला, ये आसान होता है, थोड़ा इजी होता है। तो इसको आप रीजनिंग वाले पार्ट को लेके चलिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। कि मान लीजिए 10 में आपका 4 भी हो गया तो आप बहुत ज्यादा वेटेज में रहते हैं। तो इस तरह से अपना एक बना लीजिए प्लानिंग। अब क्या कीजिए, देखिए ये तो आपका जो है कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। अब आपके पास दिन है 70, मान लीजिए 70 डेज है। अब उसको कैसे बांटेंगे आप, ये सबकी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार है। ये कोई भी किसी को नहीं बता सकता है। कोई कहे कि तुम ये कर लेना 10 दिन में, वो कर लेना, तो मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे, क्योंकि हमारी लाइफ की अलग अलग कंडीशन है। कुछ नौकरी में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पिछले साल से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नए इस साल आए होंगे। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, उस हिसाब से वो तैयारी करते हैं। लेकिन 70 डेज है तो आपको 8 से 10 घंटा तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ता है तैयारी के लिए। ये डेली आपको इतना देना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। जब भी हम तैयारी करते हैं तो इतना आपको देना पड़ेगा। उसमें आप सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे आप, जो आपको आसान लगता है, मतलब किसी आदमी का कुछ स्ट्रॉन्ग पोर्शन है होता है, आसान लगता है उसको तुरंत आप अभी जो है उसको थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं। लेकिन आसान लगता है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें गलत कर दें, क्योंकि मैंने कहा आसान अगर है, अगर उससे आप बाहर हो जाते हैं तो बहुत गलत है ये। लेकिन जो आपको आसान, मान लीजिए आपको हिस्ट्री आसान लगता है तो थोड़ा सा हिस्ट्री को आप कम समय दे सकते हो। और पॉलिटी बहुत ज्यादा टफ लगता है या इकोनॉमी ज्यादा टफ लगता है तो थोड़ा सा उसमें ज्यादा समय देके उसको ज्यादा आप कर सकते हैं। इसको क्वेश्चन के थ्रू आप जा सकते हैं जो आपको आसान लगता है। तो आप सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए अपने हिसाब से, 8 से 10 घंटा का एक रूटीन बनाइए और कैसे करना है ये खुद आप डिवाइड कीजिए। हर समय आपको जो है ये पता होना चाहिए कि हम जहाँ थे उससे आगे आए हैं या नहीं आए हैं। तो जिसमें ज्यादा कमजोर है शुरू में कोशिश कीजिए कि उसमें ज्यादा समय दें, हम अपने समय का ज्यादा हिस्सा वहां दें, और जो उसमें थोड़ा सा आसान लगता है उसको थोड़ा सा कम हम समय दे सकते हैं। ये हो गया आपका डिवीजन का। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि इतने दिन में ये कर लेना, इतने दिन में ये कर लेना, क्योंकि ये कोई बता नहीं सकता है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक ये प्लानिंग होनी चाहिए कि 8 से 10 घंटे जो है आपको पढ़नी चाहिए। अब चलिए देखते हैं टेस्ट सीरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वो सब मैंने रिवीजन के लिए बताया कहाँ कहाँ से पढ़ें। ये कम से कम आपको 70 दिन में जो है मिनिमम आपको 60 टेस्ट देना चाहिए। ये इससे आप मत बचिए, 60 टेस्ट दीजिए। या तो आप ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कीजिए, या तो ऐसा कर सकते हैं आपकी जो है ऑफलाइन कोई अच्छा है, कोई अच्छा टेस्ट सीरीज हो। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, घर में टेस्ट सीरीज मंगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 60 नहीं तो 50 तो जरूर कर लीजिए, आपको 60 ज्यादा लग रहा है तो। लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका सिलेक्शन के लिए। हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, हम जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तभी ये होगा। और ये तब होगा जब हमने टेस्ट सीरीज अच्छे से दिया है। ये जो है आप उसको देखें। और दूसरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, करंट को छोड़ के देखें, अपना डायरी में बना लें। मैंने पिछली बार भी बताया था, एक डायरी बना लें और हमेशा देखें कि हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है जहाँ पे हम बार बार सही कर रहे हैं और जहाँ पे हम बार बार गलत कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होने चाहिए।
तो ये 2 काम कीजिए आप अपने से इसको। और टेस्ट सीरीज में कैसा कीजिए, इवेल्युएशन कैसा होना चाहिए, प्रत्येक बार ऐसा ना हो कि कम आए, प्रत्येक बार आपका जो है नंबर जो है पिछले टेस्ट से ज्यादा आना चाहिए। यहाँ पे जो आपका टेस्ट सीरीज होगा इसमें कम से कम आप रखिए 110 के बीच में अपना स्कोर, तभी जाके वहाँ पे आप जो है अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो आप इसको जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मार्क्स कितना लाना है एग्जाम में, 90 से 95 के बीच में। आप ये मत सोचिएगा कि इस बार नंबर कम होगा ज्यादा होगा, लेकिन अपनी एक स्ट्रेटेजी रखिए कि हमको 90s में हमेशा आना है और हमको जो है उससे कम नहीं मार्क्स होना चाहिए। ये आपकी स्ट्रेटेजी हो, चाहे कम जाए चाहे ज्यादा हो, लेकिन 90 से 95 के बीच में सिलेक्शन जो है ये आराम से आपका करवा देगा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अभी से लेकर पिछले अगले 70 दिनों के लिए। टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, ज्यादा किताबें मत लाइए, जो कहे सब उठा के मत पढ़िए, ज्यादा लोगों से मत पूछिए, अपना काम अपने से शुरू कीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। आप कमेंट बॉक्स में जवाब मतलब सवाल भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है, ये हम आपको जवाब देंगे। अगर हो सकता है, अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो ऑनलाइन भी आने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा प्रयास यही है, ये हमारा इस प्लेटफॉर्म पे आने का मेन प्रयास यही है कि आप जो है सही गाइड मिले आपको और सिलेक्शन मिले आपको। ऐसा नहीं कि हम जो है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बाद में लगता है कि हमको नहीं करना चाहिए था, वो हमने कर लिया और इसके कारण जो है हमें पछतावा होता है। तो वो नहीं होना चाहिए। क्या फेल्योर का कारण है और क्या सक्सेस का कारण है, ये पता होना चाहिए। हम कम चीजों के साथ कैसे अच्छा कर सकते हैं, ना कि हमने 50 किताबें पढ़ ली और हम कहीं के नहीं रहे। तो इसलिए जो है आपके पास उस चीज को, संसाधनों को रखिए और बार बार एक चीज को पढ़िए, ना कि 10 बार आप जो कि नई नई चीजें हम पढ़ना शुरू करें। ये सब आप फॉलो कीजिए स्ट्रेटेजी। होप सो आप अच्छा करेंगे। धन्यवाद।